exact written report of the conversation between the nurse and the patient. पेशेंट और नर्स के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है, एक वार्तालाप हो रही है, उसकी एग्जैक्ट रिटन रिपोर्ट को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए प्रोसेस रिपोर्ट, ऑप्शन बी प्रोसेस रिकॉर्ड, ऑप्शन सी नॉन वर्बल रिकॉर्ड, ऑप्शन डी नर्स रिकॉर्ड। तो देखिए, नर्स और पेशेंट के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है आपस में। तो कन्वर्सेशन में पेशेंट की हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी पूछा जाएगा, क्या खाने से प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट ये सारी समस्याएं बताई, कोई मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है। इस प्रकार का जो पूरा रिकॉर्ड है एक रिकॉर्ड रिटन रिपोर्ट के रूप में रखा जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोसेस रिकॉर्ड। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब जैसे कि यहाँ पर एक और ऑप्शन आपका दिया था नॉन वर्बल रिकॉर्ड। तो नॉन वर्बल का मीन्स होता है कि जिसमें वार्तालाप ना हो, तो इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है इसका, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि पेशेंट और नर्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है। बातचीत किससे संबंधित होगी? बीमारी से संबंधित होगी। तो इसको कहते हैं, क्या कहा जाता है? प्रोसेस रिकॉर्ड। इसलिए यहाँ का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The innermost layer of the heart is called option A myocardium, option B visceral pericardium, option C endocardium, option D pericardium। तो हार्ट में हम लोग जानते हैं कि 3 लेयर होती हैं। बाहर की लेयर, एक सबसे बाहर, एक बीच में और एक अंदर, ये 3 लेयर से हार्ट बना होता है। तो यहाँ पर हार्ट क्या होता है कि 3 लेयर से मिलकर बना होता है। तो पहली जो सबसे बाहर की लेयर होती है इसको पेरिकार्डियम बोला जाता है, बीच की लेयर को मायोकार्डियम और सबसे आंतरिक लेयर को एंडोकार्डियम बोला जाता है। यही एंडोकार्डियम सबसे आंतरिक परत होता है हृदय की बनाने वाला, जिसके नीचे हृदय स्थित रहता है। तो हृदय 4 चैम्बर का होता है। जब ये एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछा जाता है कि एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस एंडोकार्डियम में होने वाला इन्फेक्शन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट की इनरमोस्ट लेयर क्या है? तो हार्ट की इनरमोस्ट लेयर एंडोकार्डियम होती है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ अ नर्सिंग प्रोसेस, अ नर्स नीड्स टू बी कॉम्पिटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। तो एक नर्स को इंप्लीमेंटेशन फेज के दौरान, इंप्लीमेंटेशन मीन्स होता है जो भी कार्यान्वयन चरण है किसी भी प्रक्रिया को कार्यान्वित करने का चरण है, उसके लिए नर्स का किन बातों में दक्ष होना चाहिए, स्किल होना चाहिए उसके पास? तो पहला ऑप्शन है इसमें कॉग्निटिव स्किल्स, सेकंड ऑप्शन है इंटरपर्सनल स्किल्स एंड थर्ड ऑप्शन है साइकोमोटर स्किल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पहला मीन्स होता है कॉग्निटिव स्किल्स, मीन्स होता है संज्ञानात्मक उसके अंदर स्किल होना चाहिए, संज्ञानात्मक कौशल होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि संज्ञानात्मक कौशल मीन्स होता है सोचना, तर्क करना और पढ़ना। तो इसमें क्या होता है, उस जो भी पेशेंट है उसके बारे में, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको तर्क से लेना, अपने स्वयं के विवेक से समझना कि पेशेंट कुछ और कह रहा है और एक्चुअली में उसको कोई और प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स होते हैं पारस्परिक कौशल। इसमें जैसा कि पेशेंट है, उसके रिश्तेदार हैं या उसके कोई सगे संबंधी हैं, उनसे संवाद स्थापित करने की क्षमता, उनसे संवाद स्थापित करने का कौशल, ये कितना ये आता है आपका किसमें? इंटरपर्सनल स्किल्स में। तो एक नर्स के पास संज्ञानात्मक भी होना चाहिए, कॉग्निटिव स्किल भी होना चाहिए और इंटरपर्सनल स्किल भी होना चाहिए। एंड थर्ड है साइकोमोटर स्किल्स। साइकोमोटर स्किल्स मीन्स होता है मनोप्रेरक स्किल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे संज्ञानात्मक जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार कार्य करना, तो इसको कहते हैं साइकोमोटर स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स है, कॉग्निटिव जो भी पॉइंट है उनके अनुसार कार्य करना, ये साइकोमोटर स्किल्स में आता है। या परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना, ये
साइकोमोटर स्किल्स में आता है, इसलिए यहां पर इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय rodents? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन बी पोलियो वायरस, ऑप्शन सी नॉरवाक वायरस, ऑप्शन डी इबोला वायरस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, इबोला वायरस। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो भी रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स मीन्स जैसे कि फ्रूट बैट्स हो गया, एक प्रकार का ये मेमल्स होता है जो कि किसी फल को खाता है, तो फल जब कोई मनुष्य खा लेता है तो मनुष्य में इन्फेक्शन उसके द्वारा हो जाता है। फिर क्या होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट है, जैसे कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड्स है, इनके द्वारा ह्यूमन टू ह्यूमन फिर ये बीमारी फैलती जाती है। तो यहाँ पर जो रोडेंट्स मीन्स होते हैं कुतरने वाले, जैसे कि बैट्स, बैट्स मीन्स आप समझ सकते हैं चमगादड़, जो उड़ने वाले चमगादड़ हैं, वो किसी पेड़ पे बैठे, पेड़ में जो फल लगा था उसको उन्होंने इन्फेक्टेड किया, उसके बाद जैसे ही मनुष्य ने उसको खाया तो मनुष्य इन्फेक्टेड हो गया। तो मनुष्य जब इन्फेक्टेड हो गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन फिर कांटेक्ट होगा, जिसका अभी बता चुके हैं हम आपसे, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट जैसे कि ब्लड है, फ्लूइड्स हैं और इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो इसके कारण ये इन्फेक्शन फैलता जाता है। तो इसका जो इसमें से जो ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है वो होती है इबोला वायरस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इबोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which mode of inheritance is found in cystic fibrosis? सिस्टिक फाइब्रोसिस में किस प्रकार का मोड ऑफ इनहेरिटेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑप्शन सी मल्टीटैक्टोरियल इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो इसमें पहले तो ये समझेंगे कि ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ये क्या होता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस मीन्स होता है कि जैसे अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो सीक्रेशंस हैं, मान के चलिए यहाँ पे ये गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन निकलता है स्टोमक में, जब ये जो सीक्रेशंस हैं ये कुछ ज्यादा ही क्या हो जाए, थिक हो जाए, स्टिकी हो जाए, गाढ़े हो जाए अत्यधिक, तो जिसके कारण ये जहां पर निकल रहे हैं उस जगह को ही ब्लॉक कर दें, तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस अभी और भी कई जगह ये घटना होती है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स में पसीना निकलता है, तो जब पसीना हद से ज्यादा थिक हो जाए, या डाइजेस्टिव सीक्रेशन है, म्यूकस निकल रहा है, तो म्यूकस थिक हो जाए, तो ये क्या करते हैं कि जहां से ये निकल रहे हैं वहां की जगह को ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसका जो इनहेरिटेंस होता है, जहां पर पूछा गया, इनहेरिटेंस मीन्स होता है माता पिता से बच्चों में जाना इस बीमारी का, तो ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव पर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इज अ परसेप्शन डिसऑर्डर? ऑप्शन ए डिल्यूजन, ऑप्शन बी एपैथी, ऑप्शन सी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन डी ऑब्सेशन। परसेप्शन डिसऑर्डर के संबंध में यहां पर पूछा गया था, तो यहां पर जो हेल्यूसिनेशन होता है, हेल्यूसिनेशन इसको क्या कहते हैं, परसेप्शन डिसऑर्डर कहते हैं। और इसमें कुछ और 5 टाइप के हेल्यूसिनेशंस होते हैं, जैसे टैक्टाइल, ऑडियो, गस्टेटरी, विजुअल और ऑल्फैक्टरी। मीन्स इसमें होता है कि जैसे कि तो हेल्यूसिनेशन एक प्रकार का मतिभ्रम होता है, तो इससे मतिभ्रम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि देखने का मतिभ्रम है, कोई ऐसी चीज देखना जो कि उपस्थिति नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, विजुअल कहते हैं। कोई ऐसी बात सुनना जो वास्तव में ऐसा कहीं सुनाई भी नहीं दे रहा हो, कोई आवाज भी नहीं आ रही हो, तो उसका श्रवण करना, सुनना, ये भी एक प्रकार का ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होता है। एक होता है घ्राण संबंधी हेल्यूसिनेशन, उसको हिंदी में कहते हैं, जबकि ऑल्फैक्टरी कहते हैं कुछ ऐसी बातों की गंध महसूस करना, कुछ ऐसी चीजों की गंध महसूस करना जो कि वास्तव में पॉसिबल नहीं है, या वास्तव में कुछ ऐसा उपस्थित नहीं है। तो ये हेल्यूसिनेशन के 5 प्रकार होते हैं। तो चेंज इन परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स होता है धारणा, अपनी एक धारणा बना लेना, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, किसी की बात नहीं सुनता है, जो उसको समझ में आता है वो वही करता है। और ये परसेप्शन मीन्स हेल्यूसिनेशन, ये क्या होता है, 5 प्रकार का होता है, जैसा कि आपको बता दिया गया है अभी।
तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। तो ऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फेट पॉइजनिंग मीन्स होता है जैसे किसी ने कीटनाशक ले लिया है, पेस्टिसाइड ले लिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी इस प्रकार की दवाएं जैसे कि चूहे मारने वाली दवा है, या जो फसलों पे जो कीटाणु होते हैं, फसलों पर जो कीट लग जाते हैं, उनको मारने की जो दवाई होती हैं, यदि किसी व्यक्ति ने ये ले ली है तो उससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि एसिटिल कोलिन एस्टरेज एक एंजाइम होता है, इसका सिक्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। जब इसका सिक्रेशन अवरुद्ध हो जाता है तो क्या होता है कि एसिटिल कोलिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब एसिटिल कोलिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, इसलिए क्यों, क्योंकि इसको तोड़ने वाला जो एंजाइम है एसिटिल कोलिन एस्टरेज, ये बाधित हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के कारण। तो जब ये बॉडी में अत्यधिक बढ़ जाएगा एसिटिल कोलिनर्जिक, तो इससे क्या है, कोलिनर्जिक इफेक्ट एसिटिल कोलिन बॉडी में बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में कोलिनर्जिक इफेक्ट दिखने लगेगा। इसको काउंटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दवा देंगे जिसको बोला जाता है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। और यहाँ पर जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है यह एट्रोपिन सल्फेट होती है, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो कोलिनर्जिक इफेक्ट है उसको काउंटर करने का काम करती है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एट्रोपिन सल्फेट। तो पुनः एक बार आप लोग समझ लीजिए कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का मतलब होता है पेस्टिसाइड से, कीटनाशक से जो दवाएं फसलों में डाली जा रही हैं, फसलों में छिड़की जा रही हैं, कीटाणुओं को मारने के लिए कई प्रकार के कीट उसमें लग जाते हैं फसल में। तो इसके कारण व्यक्ति में क्या हो जाएगा, एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम बाधित हो जाएगा। ये एंजाइम करता क्या है कि एसिटिल कोलिन को तोड़ने का काम करता है। जब ये एंजाइम जब बाधित होगा तो ये एसिटिल कोलिन का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। जब ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, इसकी मात्रा शरीर में बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, एक कोलिनर्जिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा, जिसको काउंटर करने के लिए हम लोगों को मीन्स जो डॉक्टर्स हैं उस समय उनको क्या करना पड़ेगा, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स देने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है ये एट्रोपिन सल्फेट है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The overall plan or blueprint for answering the research question is called option A, research design, option B, hypothesis, option C, sample, option D, analysis। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि एक ओवरऑल प्लान के बारे में बताना, एक ब्लूप्रिंट के बारे में बताना है जो किसी भी रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे सके। मान लीजिए कोई रिसर्चर है, शोधार्थी है, एक पर्टिकुलर उसने कोई एक विषय, एक टॉपिक चूज किया है, चुन लिया है एक टॉपिक का, तो उसके बारे में पूरा का पूरा ओवरऑल उसका प्लान क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है उसका, उसके बारे में पूरी डिटेल एकत्र करना, इसको कहा जाता है रिसर्च डिजाइन। इसको जिसको हिंदी में कहते हैं अनुसंधान डिजाइन। तो वह समग्र योजना, संरचना, रणनीति जो किसी अनुसंधान परियोजना को उसकी अवधारणा से लेकर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण तक मार्गदर्शन प्रदान करती है, इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन। तो इसमें क्या होता है, ओवरऑल प्लान होता है। जबकि हाइपोथेसिस हुआ, सैंपल हुआ, एनालिसिस हुआ। हाइपोथेसिस के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो हाइपोथेसिस मीन्स होता है एक परिकल्पना, एक ऐसी धारणा जिसको ना सिद्ध किया जाता, जिसको स्वीकार ना किया जा सके। तो ये तो इसमें क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्योंकि कभी कभी जब क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसका ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा, इसका जो कि नहीं हो सकता है, इसको कहते हैं हम लोग इलिमिनेशन मेथड। तो इसमें होता क्या है कि जो भी आपका आंसर नहीं हो सकता उसको अलग किया जाता है। जैसे सैंपल है, तो सैंपल मीन्स होता है एक छोटा सा कोई रिसर्च हो रही है तो रिसर्च के बारे में एक उसका बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, उसको सैंपल बोलेंगे। तो ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। एनालिसिस मीन्स होता है कि कोई किसी भी बात का विश्लेषण करना, तो यहाँ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ क्या है कि एक ओवरऑल प्लान बनाया जा रहा है, ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है एक रिसर्च के लिए। तो ये क्या होगा, एक रिसर्च डिजाइन होगी। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन COPD? ऑप्शन ए एस्थमा, ऑप्शन बी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा, ऑप्शन डी निमोनिया। अब यहाँ पर आपको क्रॉनिक, यहाँ पर क्या दिया है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में आपको पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो COPD के अंतर्गत इंक्लूडेड नहीं होती। तो देखिए COPD जैसे कि नाम है COPD मीन्स क्रॉनिक, क्रॉनिक मीन्स अचानक नहीं होगी, बहुत पहले भी होगी, धीरे धीरे लगातार ये डिजीज रहती है। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स होता है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, रुकावट आ रही है। पल्मोनरी मीन्स रेस्पिरेटरी से संबंधित हो गई डिजीज। तो अब यहाँ पर जो रुकावट होती है अस्थमा में होती है, इसमें सांस लेने में परेशानी होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आएगा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी यही कंडीशन होगी और एम्फाइसीमा में भी ये कंडीशन होती है। जो COPD के अंतर्गत डिजीज सम्मिलित नहीं होती है, ये होती है निमोनिया। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन्ड बाय ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी डोडेलिन बैसिली, ऑप्शन सी म्यूकोबैसिली, ऑप्शन डी एसिडोबैसिलस। तो इसमें जो वेजाइना की जो एसिडिटी होती है, जो एक एसिडिक मीडियम होता है, वो किसके द्वारा मेंटेन रहता है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डोडेलिन बैसिली के द्वारा वेजाइना का जो बेसिक एसिडिक मीडियम होता है ये मेंटेन रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The primary purpose of administering corticosteroids to the child with nephrotic syndrome. नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रस्त एक बच्चे में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का प्राइमरी पर्पज होता है, ये क्या होता है? ऑप्शन ए टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी टू डिक्रीज प्रोटीनयूरिया, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें प्रोटीनयूरिया, एडीमा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया वगैरह इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का प्राइमरी प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि जो उसका प्रोटीनयूरिया है, यूरिन में प्रोटीन की समस्या है, उसको कम किया जा सके। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टू डिक्रीज प्रोटीनयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर electroconvulsive therapy. Option A to relax muscles, option B to alleviate anxiety, option C as a short acting anesthetic, option D to reduce secretions. अब यहाँ पर एट्रोपिन सल्फेट का बात हो रही है, तो इसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मींस ECT के पहले दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ECT के पहले एट्रोपिन सल्फेट देने का उद्देश्य यह है कि जो भी बॉडी के सीक्रेशंस हैं, जैसे कि म्यूकस है, गैस्ट्रिक एसिड वगैरह हैं, इनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टू रिड्यूस सीक्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। प्रसव की संभावित तारीख निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वुड्स फार्मूला, ऑप्शन बी नेगलिस फार्मूला, ऑप्शन सी रॉबर्ट्स फार्मूला, ऑप्शन डी जॉनसन फार्मूला। तो जो भी EDD निकालने का जो एक्सपेक्टेड फार्मूला होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो होता है डॉक्टर नेगलिस ने इसको दिया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नेगलिस फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर? ऑप्शन ए माइस, ऑप्शन बी टिक्स, ऑप्शन सी स्पाइरल्स, ऑप्शन डी टैपवर्म्स। तो यहां पर वेक्टर के बारे में पूछा गया। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक कैरियर होता है। कैरियर मतलब जो बीमारी स्वयं नहीं फैलाता है लेकिन बीमारियों का वाहक होता है। तो जो वाहक होता है, तो इसमें क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा माइस है पहला ऑप्शन, जैसे कि टिक्स है, स्क्वायरल्स है, टैपवर्म्स है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा जो वेक्टर है इसमें, वो है क्या? टिक्स। इसलिए यहाँ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। टिक्स क्या होता है? ये एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं जो कि जो स्तनधारी होते हैं उनके ब्लड पर डिपेंड होते हैं। ये ब्लड को चूसने का कार्य करते हैं जिससे कि उनका जीवन चलता रहता है। और टिक्स के द्वारा बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये
मनुष्यों में ब्लड के द्वारा चले जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसी इज आल्सो कॉल्ड एज, लेप्रोसी या कुष्ठ का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ऑप्शन ए सोरियासिस, ऑप्शन बी स्कैबीज, ऑप्शन सी हैंसेंस डिजीज, ऑप्शन डी डेरियर्स डिजीज। तो यहाँ पर जो लेप्रोसी है, तो लेप्रोसी का जो दूसरा नाम है ये हैंसेंस डिजीज होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हैंसेंस डिजीज। लेप्रोसी एक लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होती है और इसमें एमडीटी थेरेपी इसके इलाज के लिए चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑप्शन 1 इंक्रीज इन ऑक्सीजन इनटेक, ऑप्शन बी इंक्रीज इन बीपी, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन डी मेंटल अलर्टनेस। अब इसमें क्या है, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, ये एक प्रतिक्रिया होती है जो कि किसके द्वारा लक्षणित है? ऑप्शन 1 जैसे इंक्रीज इन ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा। तो देखिए ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के सामने अचानक से कोई खतरा महसूस हो गया, जैसे अचानक से शेर आ जाना किसी रास्ते में जाते समय, तो इसमें ऑक्सीजन इनटेक तो बढ़ नहीं सकता है, इसलिए इसकी तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें बीपी का बढ़ जाना, तो ऐसा भी नहीं है कि बीपी बढ़ जाए क्योंकि इसमें तो आदमी भयभीत होता है, तो इसलिए ये भी इसमें नहीं है संभव। तो डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, यही इसमें क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और मेंटल अलर्टनेस तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेंटल अलर्टनेस यदि होती इस व्यक्ति में तो उसको फाइट और फ्लाइट की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसमें जो समस्या आती है, क्या आती है, लड़ो या उड़ो हार्मोन, तो ये होता है एड्रेनालिन हार्मोन के कारण, और इसमें जो नर्वस सिस्टम का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिससे कि व्यक्ति में कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।